everyone. Good evening. Hello everyone. Very good evening. Am I audible? आवाज आ रही है मेरी सबको? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। ओके, ठीक है। चलिए, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम लोग ने लास्ट टाइम बात की थी, और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में अभी किसी को कोई डाउट, किसी भी तरीके की कोई समस्या, प्रॉब्लम हो तो एक बार जल्दी से 2 मिनट में पूछ लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, तो बहुत सारे डाउट्स आपके ऑलरेडी क्लियर हो चलेंगे, है ना। अगर कोई समस्या ना हो, कोई डाउट ना हो, तो हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं सीधा, ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी कि सबसे ज्यादा जो हमारी इनकम होती है वो किस सेक्टर से होती है? सबसे ज़्यादा इनकम हमारी किस सेक्टर से होती है? सर्विस सेक्टर है ना, ठीक है। टर्शरी सेक्टर है हमारा। अगर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर प्राइमरी नहीं होती। प्राइमरी इज एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आप सर्विस सेक्टर को कंपेयर करोगे तो इनकम के मामले में जो होगा तो वो हो जाएगा। अगर जीडीपी के बेसिस पे अगर आप बात करोगे तो जीडीपी के बेसिस पे जीडीपी के बेसिस पे एग्रीकल्चर हमको सबसे ज़्यादा देता है जीडीपी के बेसिस पे। वैसे फिर एग्रीकल्चर, फिर सेकंड सेक्टर और फिर सर्विस सेक्टर, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लास्ट में आ जाता है सर्विस सेक्टर। देखो, जब भी बात होती है तो इसमें एक चीज़ ऐड कर लिया करो। अगर आप जीडीपी के बेसिस पे पूछ रहे हो तब टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाती हैं और पूरी थ्योरी बदल जाती है। जैसे ही आप बात कर रहे हो कि नॉर्मल बेस में बता दीजिए सर आप जनरली क्या होता होगा, ऐसे ग्राउंड लेवल पे, तब बात थोड़ी अलग हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग जब भी इकोनॉमी पढ़ेंगे तो जीडीपी के बेसिस पे याद रखना। तो यहाँ पे जीडीपी के बेसिस पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो प्राइमरी सेक्टर जो होता है आपका, वो सबसे ज़्यादा हमको इनकम देता है। एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें प्राइमरी, ठीक है। ओके सर, चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, बहुत जल्दी पढ़ा आप लोगों ने सब है, बहुत जल्दी से आंसर लेंगे आप लोग, जिससे कि हम लोग क्या कर सकें, अपना नेक्स्ट वाले चैप्टर स्टार्ट कर सकें। चलिए, नेम वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का किसी एक टाइप का क्लासिफिकेशन बताना है आपको। इसमें से कौन सा क्लासिफिकेशन इकोनॉमी का हो सकता है? अर्बन टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है, रूरल टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है, पब्लिक या प्राइवेट होती है, स्टेट और नेशनल होती है? पब्लिक या प्राइवेट टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है, ठीक है। देखा हम लोग ने बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर आर द एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट फिगर्स टेकन फ्रॉम द स्टडी द डेटा? कहां से लेते हैं? बात की थी हम लोग ने उस दिन। एनएसओ से लेते हैं। एनएसओ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू ऑर्गेनाइजेशंस। कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका ये कॉम्बिनेशन है? एनएसओ और सीएसओ। एनएसएसओ और सीएसओ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? एनएसओ, ठीक है। इन दोनों से मिला के एनएसओ बना हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखिए आप, एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, इस टाइप के जितने भी डेटाज होते हैं वो सारे के सारे डेटाज डिलीवर करने वाला आपका कौन सा है? एनएसओ। चलिए एनएसओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ग्रुप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमी कॉल्ड? सेक्टर्स। वेरी गुड। सेक्टर्स बताओ, कौन से सेक्टर की बात की हम लोग ने? प्राइमरी, सेकेंडरी, जल्दी से एक एग्जांपल बता दो, जल्दी से एक एग्जांपल। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में सर्विस, ठीक है। टूरिज्म वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, वो टर्शियरी सेक्टर होता है। वेरी गुड। चलिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज कॉल्ड? क्या कहलाता है? प्राइमरी सेक्टर। जहाँ पे भी नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग एक्सप्लॉइट करेंगे वो हमारा प्राइमरी सेक्टर कहलाएगा। चलिए, which activities come under the agriculture and related sectors? कौन सी है भाई इसमें से? डेयरी है एग्रीकल्चर या रिलेटेड सेक्टर्स में से, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर की बात हो रही है इसलिए आंसर क्या होगा? डेयरी होगा। वेरी गुड। व्हाट इज द सेकेंडरी सेक्टर? डेफिनेशन पढ़ सकते हो और सेकेंडरी सेक्टर बताएंगे। प्रोडक्शन ऑफ अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो प्राइमरी हो गया। अच्छा, सी भी बोल रहा है कोई, चलिए देख लेते हैं। एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, या मैन्युफैक्चरिंग की बात आ रही है। चलो ठीक है, सी भी कोई बोल रहा था, वो भी देख लेते हैं। एक्टिविटीज बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। ये जो मैंने आपको बताया था बेटा, ये मैंने आपको टर्शियरी सेक्टर है, ये टर्शियरी सेक्टर है। टर्शियरी सेक्टर की भी बात हो रही है। और आप लोग याद करना, एक इंटरमीडिएट गुड्स भी बताया था हमने,
ठीक है कि जब Yes, sir. Intermediate goods and finished goods. हाँ, जब किसी फर्दर प्रोडक्शन के लिए जब कोई हेल्प करता है तो वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होता है, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। ठीक, तो ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं वहाँ से यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो रही है, तो हम इससे समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। ठीक है, ये मिनरल की बात हो रही है तो आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर चला जाएगा। चलिए, यूजिंग शुगर केन एज रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़। ठीक है, शुगर या गुड़ बनाते हैं हम लोग। अंडर व्हाट सेक्टर डज दिस एक्टिविटी कम? Secondary, so industrial. ये भी ध्यान रखना है, Industrial. हर जगह हमको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं दिखेगा। ठीक है, कई जगह हमको ऐसे भी दिखेंगे कि जो उसके अंडर आते हैं, तो इसमें क्या होगा? Industrial sector. Very good, industrial sector। चलिए, the sum of the production in the three sectors gives what is called, क्या है भाई? Log option B. ओके, प्लीज लॉग ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए लॉग कर दिया। ठीक, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स। क्या प्रोवाइड करता है फाइनल गुड्स की जो हम लोग जो भी प्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर अच्छा, प्लीज लॉग ऑप्शन डी। अच्छा ठीक है, गलत हो गया आंसर आप लोग का ये वाला। अभी तक तो सब सही चल रहा था, ये वाला गलत हो गया। सोचो क्यों गलत हो गया? सर बिकॉज़ ईच सेक्टर दिया है सर, ईच सेक्टर दिया, ऑल सेक्टर नहीं, मतलब वन पर्टिकुलर सेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, नॉट ऑल सेक्टर। वेरी गुड, जब ये ऑल सेक्टर्स यहाँ पे लिखा होता तब हम लोग ये बोल देते ये तब हम लोग जीडीपी ऑफ दैट ईयर। अभी क्या है ये? अभी ये टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ दैट ईयर है। ठीक है, मैंने बोला था ना हर सेक्टर का प्रोडक्शन के लिए एक अलग से भी तो हम लोग डिफाइन करते हैं ना, तो वो भी तो एक डेफिनेशन होती है। तो ये एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात कर रहा है, अलग अलग सेक्टर्स की, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। यहाँ पे और लिख देता तब आप लोग डी ऑप्शन इसको लगा सकते हैं। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, रिमूव वाली नहीं हो रही है। नहीं ऐसे कैसे नहीं हो रही है? हो तो रही है। रुको एक सेकंड, देखते हैं कंफर्म नहीं हो रही है। ये सर रिमूव वाली नहीं हो रही है सर, कैमरे का पता नहीं, कैमरे से हो रही है। देखो अभी स्टार्ट हुआ? नहीं सर, जूम की सर नहीं हो रही है सर, कैमरे से आप देखिए अगर वहां पर रिकॉर्डिंग आ रही हो तो हो रही है। हो तो रही है, आई थिंक सो हो रही है। मेरे को इतना टेक्निकल तो नहीं पता इसका, लेकिन बट हो रही है शायद। रुक जाओ एक मिनट, देख लेते हैं। हो रही है? हाँ हो रही है बेटा, हो रही है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है उधर, आप लोग को शायद दिख नहीं आएगा। ओके सर, ठीक है, मिल जाएगा आपको लेक्चर, डोंट वरी, मिल जाएगा। Recording in progress. हाँ ठीक है, चलिए। हाँ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हम लोग का, उसके ऊपर चलते हैं। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये है क्वेश्चन आपका, fill in the blanks gradually became the most important in total production and employment। ऐसा कौन सा सेक्टर है जो इस सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। क्यों सेकेंडरी सेक्टर क्यों होगा इसमें? सर ग्रेजुअली लिखा है सर, ग्रेजुअली से सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। अच्छा क्यों क्यों रीजन सर टर्शियरी में सर एकदम से हुई थी हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। अगर हम लोग वो सेंसस को देखें सर तो उसके हिसाब से हमारी सेकेंडरी ग्रेजुअली हो रही थी और टर्शियरी एकदम से हो गई थी। अच्छा ठीक है, चलो। और एग्रीकल्चर हमारा डिक्रीमेंट में आ गया। हाँ ठीक है, वो तो आएगा जब सर्विसेज सेक्टर बढ़ेंगे तो उस वजह से एग्रीकल्चर में इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इतना ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो वो क्यों हो रही है? रीजन क्या हो सकता है? सर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेरी गुड वेरी गुड। इंडस्ट्रीज वगैरह जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते चले जा रहे हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा। जैसे आपको एग्जांपल पता होगा, कुछ एमएसएमईज होती हैं, ठीक, बहुत छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, उनको गवर्नमेंट क्या करती है? फंडिंग देती है कि आप क्या करो भाई, किसी भी एक स्टार्टअप को शुरू करो और स्टार्टअप करने के लिए हम क्या करेंगे? आपको पैसा देंगे, ऐसा गवर्नमेंट करती है। बहुत एमएसएमईज टाइप की कुछ कंपनीज होती हैं,
जैसे छोटी छोटी कंपनीज आप देखते हो, कोई मशीन बनाती है, कोई सिलाई मशीन बनाती है, कुछ इस टाइप से होती है। वो इंडस्ट्री को क्या देती है, गवर्नमेंट फंडिंग देती है। अब वो फंडिंग जो होती है जब वो स्टार्ट करती है वो कंपनी, तो उसमें 50% से ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट अपना लगा देती है। तो गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर हमारा बढ़ेगा, क्योंकि हमको बनना है डेवलप्ड इकोनॉमी। क्या बनना है, डेवलप्ड इकोनॉमी। हम लोग अभी डेवलपिंग इकोनॉमी में आते हैं, तो जब हम डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ मूव करना है हमको, तो अगर हम सर्विसेज सेक्टर के ऊपर जाएंगे, तो सर्विसेज सेक्टर के ऊपर जाने की वजह से प्रॉब्लम ये होगी, हम एकदम अचीव नहीं कर पाएंगे, हमको बहुत टाइम लग जाएगा सर्विस सेक्टर के अंदर जाने में। और ये क्या है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, 1 by 1। पहले प्राइमरी थे, फिर हम सेकेंडरी की तरफ मूव करेंगे, फिर हम जाकर टर्शियरी की तरफ जाएंगे। तो हमको सेकेंडरी सेक्टर इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं क्रूशियल लगा, इंपॉर्टेंट लग रहा है, कि जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ ट्रांसफर करा सकते हैं। इसलिए आपका सबसे प्रोमिनेंट सेक्टर हमेशा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर होगा, या इंडस्ट्रियल सेक्टर हम जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड, इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल अच्छा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन बी। ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इट हैज बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मैनी नाउ डेवलप्ड कंट्रीज दैट एट इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट which sector was the most important sector of economic activity? सर सेकेंडरी सर, अभी आपने बताया सेकेंडरी सर, वहीं से सर हमारी फाउंडेशन। फिर से पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से, फिर से देखो क्या लिखा हुआ। इट हैज बीन सर प्राइमरी होगा सर, क्योंकि बिकॉज हम लोग का भी सबसे पहले एग्रीकल्चर सबसे अच्छा था, फिर अब हम आपका सेकेंडरी में हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, और फिर उसके बाद हम लोग टर्शियरी पे काम करेंगे। एकदम, अभी तक हम लोग ने जितनी भी बात की थी, इवन हिस्ट्री तो हम लोग ने देख ली, हम लोग मेजर ऑफ द कंट्री जितनी भी देखे वर्ल्ड के अंदर, सब एग्रेरियन सोसाइटी थी ना। फिर उसके बाद में उन्होंने ट्रांसफर करना शुरू किया, मूव करना शुरू किया। तो एग्रेरियन सोसाइटी का मतलब ये हो गया कि वो लोग क्या है भाई, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हिस्ट्री से पूछ रहा है, डेवलपमेंट या डेवलप्ड इकोनॉमी जो आज के टाइम में है। ऑप्शन डी। ओके, प्राइमरी सेक्टर इज द करेक्ट आंसर। व्हाई डिड द सेकेंडरी सेक्टर लेटर बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर? ये बता रहा था मैं आपको, ये रीजन बता रहा था। पीपल बिगन टू यूज मैनी सर ए एंड बी। ए एंड बी बोथ होंगे। सर ऑप्शन डी पे ताला लगा लीजिए। सर बी। एग्रीकल्चर में तो डिक्लाइन हुआ उसकी वजह से। सर लेकिन सर अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो हमारा वो टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगा ना, तो सर केवल ऑप्शन ए होना चाहिए। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो सेकेंडरी में आ जाएगा, टर्शियरी में आ जाएगा, टर्शियरी में आ जाएगा। अच्छा, तो एम्प्लॉयमेंट तभी तो सर सेकेंडरी में तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। तो एम्प्लॉयमेंट भाई इंक्रीज साहब ये लोग काम करते हैं। सब में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। मैंने बोला तो एमएसएमईज वगैरह जो हम लोग स्टार्ट करना है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए तो कर रहे हैं, लोगों को स्टार्टअप दिया जा रहा है, नए नए प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए तो दिया जा रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज हो गई होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन भी सही है, पीपल बिगन टू यूज मैनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट्स, ये भी ठीक है, एकदम सही। तो ए एंड बी तो इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन मुझे ये बता दो कि एग्रीकल्चर डिक्लाइन क्यों नहीं होना चाहिए इसका आंसर? क्योंकि एग्रीकल्चर डिक्लाइन और उससे टर्शियरी भी तो बढ़ा था। देखो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाई डिड द सेकेंडरी सेक्टर लेटर बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर? क्या सर एग्रीकल्चर के डिक्लाइन होने से सर सेकेंडरी सेक्टर सर डायरेक्टली उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा सर, इसलिए नहीं होगा सर। हाँ, डायरेक्ट देख लो ना, डायरेक्ट अगर आप देख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है दोनों एक दूसरे के, दोनों अलग पैरेलली एक तरफ चल रहा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो सर टर्शियरी से होगा। हाँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन अगर आप देखोगे तो फिर वो ये सेकेंडरी सेक्टर का खेल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, ए एंड बी। चलिए, इन डेवलप्ड कंट्रीज which sector has become the most important in terms of total production? सर्विस In developed countries, सर इंडस्ट्री। सर सर्विस सेक्टर। अच्छा, सर्विस सेक्टर होगा। यस सर, सर्विस सेक्टर। सर इंडस्ट्रियल। नहीं सर क्या बात देख लो ना, क्या बोल रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज बोल रहा है ना। डेवलप्ड कंट्रीज का मेन जो होता है, सर डेवलप्ड कंट्रीज में भी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। बिल्कुल होता है, एकदम होता है, लेकिन वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की पोजीशन से बहुत आगे जा चुके हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। अब वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सर हम लोग का वो लोग सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग उनसे सर्विसेज ले रहे हैं। अब हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर की तरफ मूव किए, कल को हम लोग भी जब चले जाएंगे तो हम
लोग भी डेवलप में आ जाएंगे, ठीक है। और डेवलप कंट्रीज का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही होता है, उनको डेवलप कराने के लिए एक जो रखा गया है वो यही रखा गया है कि वो सर्विस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। ऐसी कंट्रीज डेवलप कंट्रीज होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन द डेटा गिवन ऑफ जीडीपी व्हिच वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर इन 1970। प्राइमरी ग्राफ तो याद है ना? प्राइमरी उसी ग्राफ के अंदर की बात कर रहा है ये, तो पूछ रहा है आपसे कौन सा था प्राइमरी सेक्टर, ऑब्वियस सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड, पता ही है आप लोग को, क्या बताना है इसके सेक्टर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, विच सेक्टर हैज ग्रोन द मोस्ट ओवर 40 इयर्स, बताइए, ये बताएं आप लोग। सेकेंडरी। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। सेकेंडरी बोलो, सही बोल लो, एकदम सही बोल लो। 40 सालों में सेकेंडरी सबसे ज्यादा बड़ा है। तो सर वो भी काफी बड़ा है, काफी बड़ा है, सेकेंडरी तो बड़ा है काफी। सर अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग सेकेंडरी कंसिडर करेंगे। देखो 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 देखो, इसमें पूछ रहा है विच सेक्टर हैज ग्रोन द मोस्ट ओवर 40 इयर्स, पिछले 40 सालों के अंदर सबसे ज्यादा सेक्टर कौन सा था ऐसा जिसके अंदर इंक्रीमेंट आया। मैंने आपको ग्राफ दिखाया था लास्ट क्लास के अंदर। हाँ ये सर टर्शरी फिर से नोट्स के ऊपर जाना और आप उसके सर अंदर एग्रीकल्चर सबसे कम हो गया और टर्शरी सबसे ज्यादा बढ़ गया। टर्शरी सबसे, सर्विसेज सेक्टर सबसे ज्यादा बढ़ गया था ना, तो इसलिए हमने 40 सालों का एक एरिया वो निकाला है जिसमें इसका आंसर टर्शरी सेक्टर होगा। चलिए, over the past decade or so certain new services such as have become important and essential। इसमें से कुछ पुराने डिकेड्स में अगर हम लोग देखें कौन सी सर्विसेज ज़्यादा इसेंशियल या इम्पोर्टेंट हो गई हैं, बताएं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो गई है, इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, सर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सी ऑप्शन। क्यों कह रहा हूँ सी ऑप्शन, क्या रीज़न है? सर अगर हम लोग पास्ट डिकेड की बात करें तो अब हम लोग डिजिटली मूव ऑन कर रहे हैं, तो हम लोग का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम सही बात है कि हम लोग पिछले कुछ डिकेड्स के अंदर ज़्यादा डिपेंडेंसी जो हमारी आई है वो कहीं ना कहीं डिजिटल सेक्टर के ऊपर भी आई है, एक रीज़न ये भी हो सकता है। तो उस हिसाब से इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो पिछले कुछ टाइम से हमने सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा अगर इम्प्रूवमेंट देखा है या जिसकी वजह से ग्रोथ ज़्यादा हुई है सर्विसेज सेक्टर की, वो इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक। व्हेन इनकम लेवल्स राइज certain sections of people start demanding many more services like, अगर किसी जगह आपका इनकम लेवल बढ़ जाता है तो पीपल जो होते हैं डिमांड करने लगते हैं ज़्यादा सर्विसेज। तो इसमें से कौन सा होगा, मतलब आपके पास में 100 रुपए थे, अब आपके पास में 1000 रुपए। हॉस्पिटल, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर आपके पास में 100 रुपए हैं, आप 100 रुपए कहाँ खर्च करोगे? अगर कोई बीमार होगा तो हॉस्पिटल में। आप फूड के ऊपर करोगे, फूड के ऊपर। अगर आपको अगर आप बीमार 100 रुपए अगर आपके पास में है तो आप 100 रुपए किसके ऊपर खर्च करोगे? एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो इसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर, जो भी इसेंशियल कमोडिटीज हैं आपकी। एसेंशियल कमोडिटीज में हम लोग फूड को ले सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, इसेंशियल कमोडिटीज ही होता है फूड हमारा। तो फूड हमारा एसेंशियल कमोडिटी है, हम बीमार पड़ेंगे वो एसेंशियल कमोडिटी है, हमको कराना ही है इलाज, अपना ऑप्शन नहीं है हमारे पास, उन 100 रुपये में से हमको इलाज भी कराना पड़ेगा। डिफेंस का एसेंशियल कमोडिटी नहीं है, गवर्नमेंट क्या उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रही है, रेगुलर इन्वेस्ट कर रही है, तो डिफेंस भी तो एक एसेंशियल कमोडिटी है। हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है भाई? टूरिज्म बचता है ना, टूरिज्म क्या आपकी एसेंशियल कमोडिटी है। अगर आपके पास में 100 रुपये हैं, आप आगरा घूमने जाओगे ताजमहल देखने, पहले तो आप अपनी ज़रूरी चीज़ें पूरी करोगे ना, उसके बाद में जब आपके पास में बहुत इनकम लेवल बढ़ जाता है और इतना इनकम लेवल बढ़ गया, अब आपके पास में इतना पैसा है, अता पैसा है, आप क्या करोगे? टूरिज्म सेक्टर हो गई ना, घूमना चालू करोगे, तो ट्रैवल करना चालू करोगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? टूरिज्म। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कंट्रास्ट टू समवन who does not have a job and is clearly visible as unemployed, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट, हिडन एम्प्लॉयमेंट
It is also disguised employment. Disguised unemployment. Disguised unemployment होगा। hidden क्यों बोले? अनएम्प्लॉयमेंट होगा। हाँ, सर disguised अगर unemployment। अगर ये hidden unemployment लिखा होता तब तो सही हो जाता, ठीक है। यहाँ employment लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो hidden या disguised दोनों एक ही बात होती है, बस यहाँ पे employment इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा? disguised unemployment, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को आई थिंक क्लियर है। ये से क्वेश्चन आते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आपका लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, जितना भी पूछेगा इससे रिलेटेड पूछेगा, और इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो इसी से रिलेटेड सेक्टर्स पूछ लेगा और ये सारी चीज़ें आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग का जो नया चैप्टर है वो नया चैप्टर है आपका मनी एंड क्रेडिट वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर हम लोग मूव करेंगे, वो है मनी एंड क्रेडिट। अब ये बताइए मुझे, मनी एंड क्रेडिट की जब बात होती है तो पैसा है क्या? मनी क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी? Sir, money is something which we can use to purchase many things, essential items. अच्छा ठीक है, Some medium of exchange है। हाँ ये अच्छा आंसर है। मनी क्या है? सर मोस्ट इम्पोर्टेंट मीडियम फॉर ट्रेड। मोस्ट इम्पोर्टेंट मीडियम फॉर ट्रेड ट्रेड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मीडियम है। अच्छा देखो, अगर मनी की सिंपल एक डेफिनेशन हम लोग लें तो सिंपल एक डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि मीडियम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, ठीक है। आपस में गुड्स या एक्सचेंज हम लोग कह सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स के लिए या ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स के लिए कहीं ना कहीं हम लोग इस मनी का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब तक मैं आपको किसी चीज़ के लिए पेमेंट नहीं करूँगा आप मेरे को वो चीज़ नहीं दोगे, ठीक है। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए जिस चीज़ को यूज़ किया जाता है उसी को हम लोग मनी या रुपया कहते हैं, ठीक है। ऐसा मनी जैसा जो कॉन्सेप्ट था, मनी के आगे अब इसमें क्रेडिट भी लगा हुआ है, ठीक है। अगर क्रेडिट को बोले तो क्रेडिट की डेफिनेशन क्या होगी? क्या होता है क्रेडिट? मनी से कुछ अलग है क्रेडिट? पैसा आना। पैसा आना, अच्छा। Sir, like loan or something. लोन और समथिंग, ठीक है, कह सकते हो, लोन और समथिंग भी कह सकते हो। हाँ तो इसको कह सकते हो आप, लोन और समथिंग। हम लोग क्या करते हैं? इंश्योरेंस कराते हैं, हम लोग क्या करते हैं? पैसा गवर्नमेंट से उठाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? ये स्कॉलरशिप्स वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो जो भी पैसा हमको बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है हमको, वो पैसा हमको उसको वापस भी करना है, वापस भी करना। हम क्या करना है? एक लाइबिलिटी हमारे ऊपर आ जा रही है कि अगर जो पैसा हमको मिला है वो पैसा हमको वापस भी करना है। अगर ऐसी लाइबिलिटी आपके पास में क्रिएट हो जाए, एक चीज़। दूसरी चीज़, हमको पैसा मिला, हमारा जो पैसा जमा था, हमने क्या करा? बहुत टाइम से LIC में पैसा जमा करके रखा है और पैसा जमा करते 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 अब बाद में हमको क्या मिला? वो उसका एक फॉर्म मिला हमको कलेक्टिव फॉर्म में, वो भी क्या होगा? आपका क्रेडिट कहलाता है, ठीक है। तो ये क्रेडिट क्या होता है? फॉर्म होती है कहीं ना कहीं आपकी, जिसके अंदर एक गारंटी दी जाती है कि वो जो आपने सबमिट किया था या जो आपकी कहीं ना कहीं राइट है जिसके ऊपर, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट, ठीक है। मनी एक्सचेंज। यस 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 सर क्रेडिट हमारा प्रॉफिट इंक्लूड करेगा कि नहीं करेगा? हाँ क्रेडिट बिल्कुल प्रॉफिट तो इंक्लूड करना है। जैसे मैंने LIC का एग्जांपल दिया ना आपको, LIC का एग्जांपल क्या होता है? आप कुछ पैसे की जमा करोगे, उसके अंदर उतना ही पैसा नहीं मिलता है ना आपको, उसके ऊपर कुछ ना कुछ एडवांटेज लग के मिलता है ना। तो वो जो एडवांटेज लग रहा है वो कहीं ना कहीं आपका है। मनी क्या है? एक्सचेंज, जो आपने पैसा दिया वो पैसा आपको वापस मिल गया, ठीक है, या कुछ उसके बदले गुड्स मिल गई। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि मनी जैसा कॉन्सेप्ट क्या हमेशा चला आया था या इससे पहले मनी के बदले में कुछ और भी हुआ करता था? अगर हमको सर बार्टर सिस्टम, सर चीजों का एक्सचेंज होता है सर, स्पेशली ग्रेन्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो इससे पहले क्या हुआ करता था? बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जिसके अंदर गुड्स को एक्सचेंज करते थे दूसरी गुड्स के साथ में, ठीक है। एक गुड को अगर हमको चाहिए और दूसरी गुड्स के साथ में जब उसको एक्सचेंज किया जाए तो वो बार्टर सिस्टम कहलाता था। बार्टर सिस्टम एक एग्जांपल जैसे मैं आपको देख सकता हूँ कि आपके पास में वीट है, ठीक है, गेहूँ है, आपके पास में वीट है, आप वीट दे के क्या करोगे? उसके बदले में आपको राइस मिल जाए, ठीक है। तो ये वीट के बदले में हमको राइस चाहिए, एक पर्सन है जिसको राइस की ज़रूरत है, एक पर्सन है जिसको वीट की ज़रूरत है, तो हम उस पर्सन को ढूंढेंगे, वीट के बदले में राइस देने के बाद में हमारी भी ज़रूरतें पूरी हो गई, उस पर्सन की ज़रूरतें पूरी हो गई। तो ये बार्टर सिस्टम पहले चला करता था, आज से 4-5 साल पहले भी, या बहुत ही कुछ बैकवर्ड ग्राउंड के अगर आप विलेजेस वगैरह देखोगे तो वहाँ पे आज के टाइम में भी हो जाता है। कुछ परचूनी टाइप की जो दुकानें होती हैं छोटी मोटी, वहाँ भाग के जाओ अगर आप
तो थोड़ा घर का अनाज लेके चले जाओ तो वो आपको टॉफ़ी वॉफ़ी ये सब चीज़ें दे देते हैं। आज के टाइम में भी कहीं ना कहीं हमको बार्टर सिस्टम देखने को मिला करता है, ठीक है। लेकिन ये बार्टर सिस्टम बहुत टाइम तक कहीं ना कहीं नहीं रह पाया। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है कि बार्टर सिस्टम ख़त्म हो गया। उससे पहले हमको मनी का इन्वेंशन करना पड़ा, हमारे लिए मजबूरी बन गई मनी का इन्वेंशन। तो बार्टर सिस्टम में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी कि बार्टर सिस्टम को ख़त्म करके मनी को इन्वेंट करना पड़ा, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस को हम लोग देखेंगे कि क्या लिमिटेशंस थी। पहला तो था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। क्या होता है ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, किसी को कोई आइडिया? सर जैसे आपके पास सर अगर वीट है और आपको राइस चाहिए सर, तो आपको एक ऐसा सर एक और बंदा ढूंढना पड़ेगा सर जिसको वीट चाहिए सर वो राइस दे सकता है सर। ऐसे सर बार बार नहीं मिलते थे सर। अच्छा ठीक है, हाँ एकदम ये आप बात सही कह रहे हो कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब यही होता है कि मैंने क्या करा कि मेरे को वीट, जैसे एग्जांपल लिया हमने, अब मुझे वीट मेरे पास में है, अब मैं वीट के बदले में मैं चाह रहा हूँ मेरे को राइस मिल जाए। अब वो राइस वाला पर्सन मैंने बहुत जगह ढूंढा, मेरे को वो राइस वाला पर्सन ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो भी दे रहा है मेरे को वीट देने को तैयार है, सबके पास में वीट तो है लेकिन राइस नहीं है। अब इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम क्या होगी, वीट के बदले में वीट ही मिलना चालू हो गया, अब उसके बदले में राइस नहीं मिल रहा है, राइस की कमी है, कमी की वजह से राइस नहीं मिल पा रहा है। तो अब ऐसी कोई चीज़ ढूंढनी पड़ेगी ना कि जिसके बदले में अगर मेरे को राइस की ज़रूरत है तो मुझे राइस मिल जाए और मेरा वीट भी बच जाए। तो ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? तो इसी चीज़ के लिए क्या करा गया, ये जो मनी वाला कॉन्सेप्ट है, इस मनी वाले कॉन्सेप्ट को आपको लेके आया गया, ठीक है। सेकंड बोल रहा है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरिंग वैल्यू। इसका क्या मतलब है? सर एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं डिफाइन कर पा रहे थे किसी प्रोडक्ट को कि कितने वीट के बदले कितना राइस मिलेगा। अच्छा ठीक है, हाँ सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग वैल्यू ही नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि अगर हमने 5 किलो वीट दिया है तो क्या 5 किलो वीट के बदले में 5 किलो राइस ही मिलेगा। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं था क्योंकि वैल्यू राइस की ज़्यादा होती है, राइस ज़्यादा महंगा होता है। अगर हम राइस 5 किलो वापस नहीं करेंगे तो उस बात पे कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा था। तो इस वजह से भी तो स्टोरिंग वैल्यू में उसकी कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हमने इसको स्टोर करने की वैल्यू में भी कह सकते हैं। जैसे 5 किलो के बदले में 5 ही किलो चाहिए तो वो स्टोरिंग वैल्यू उसकी कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला बोल रहा है डिफर्ड पेमेंट्स आर डिफिकल्ट। इसमें डिफर्ड पेमेंट जो थे वो डिफिकल्ट थे, ऐसा क्यों? किसी को आइडिया कुछ? आप बता दीजिए डिफर्ड पेमेंट क्या होता है? डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है बेटा एक तरीके से जिनको टाला जा सके, जिनको आगे टाला जा सके, ठीक है। जिनको हम लोग अभी जैसे पेमेंट हमको लेना था कि मेरे को 500। सर जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं बही खाता टाइप का, वैसा है क्या? बही खाता टाइप एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हम लोग इसको। अगर आप लोग कहें तो लोन कह सकते हैं क्या सर? एक तरीके से लोन, किसी से कोई चीज पे उधार लेना और फिर बाद में उसको दे देना। ये कह सकते हो, एक तरीके से बिल्कुल कह सकते हो कि जिसको हम टाल दे रहे हैं। अभी नहीं कि मैंने आपको 5 किलो गेहूं दे दिया, लेकिन हम 5 किलो गेहूं के बदले में हम क्या करेंगे, आपको भी 5 किलो राइस नहीं देंगे, ठीक है। तो 5 किलो राइस हम आपको बाद में देंगे, कभी और बाद में देंगे। तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था कहीं ना कहीं। इस वजह से क्या होता था, ये जो उधारी वाला सिस्टम था इसके लिए कि बाद में टाल दिया, अभी क्या करा है, अभी इसको पोस्टपोन कर दिया, हम बाद में इस चीज़ को देखेंगे। तो वो बाद वाला कैलकुलेशन हो नहीं पाता था, प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो जाया करती थी, ठीक है। तो ये डिफर्ड पेमेंट्स भी कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता था। बोल रहा है सम गुड्स आर इंडिविजिबल, ठीक, क्या मतलब है इसका? मैम सर कुछ ऐसे भी होते थे जिनको कोई लेना नहीं चाहता था। अच्छा, जिनको कोई लेना नहीं चाहता था, जैसे हाँ मतलब जिनका ट्रेड ऑलमोस्ट लाइक किसी को इंटरेस्ट नहीं होता था लेने में। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। एक एग्जांपल, कोई एग्जांपल इसका? सर एग्जाम्पल हम लोग एक तरीके से ले सकते हैं कि अगर हम लोग ऐसा इंडिया एंड दूसरी कंट्री का देखें तो जैसे कि हम लोग डेयरी में अगर देखें तो जैसे हम लोग मीट या फिश टाइप का देखेंगे तो इंडिया इतना नहीं चाहता है कि हमको मिले, मतलब इंडिया को इतनी नेसेसिटी नहीं है उसकी, और जबकि दूसरे कंट्री में उसका हाई प्रोडक्शन है और वो इंडिया से राइस या वीट लेना चाहता है, तो उनके गुड्स इंडिविजिबल हो गए हमारे लिए।
देखो बेटा क्या होता है, आपने भी सही बोला, मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो इंडिविजिबल गुड्स का मतलब ये होता है कि जिसको डिवाइड ना किया जा सके, ठीक है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कि मेरे पास में 5 किलो गेहूँ थे जैसे, ठीक है, या 5 किलो गेहूँ के बदले में आप कोई भी एग्जांपल ले लो कि जैसे कोई बिस्किट का पैकेट है, ठीक है, अब वो बिस्किट का पैकेट देने के बदले में कोई चिप्स का पैकेट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, अब वो चिप्स का पैकेट लेने के बदले में अब चिप्स उनको चाहिए थोड़ा, जितने का बिस्किट दे रहे हैं उतना ही चिप्स चाहिए उनको। अब वो चिप्स को आधा काट के नहीं दे सकते, चिप्स का तो पूरा पैकेट दिया जाएगा, है ना। तो वो प्रॉब्लम हो जाती थी कि जितनी वैल्यू हुआ करती थी सामने वाले प्रोडक्ट की, उस वैल्यू में वो गुड वापस नहीं मिला करता था, ठीक है। तो वो वैल्यू वाली जो बात होती है, तो इसलिए कुछ गुड्स ऐसे थे जिनको हम लोग डिवाइड करके नहीं दे सकते थे कि इतना है तो वो हमको फुल फॉर्म में ही देना पड़ता था, इससे लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते थे, किसी का लॉस हो जाता था, किसी का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाया करता था। इसलिए ऐसे गुड्स को क्या बोला जाता है कि कुछ गुड्स ऐसे थे जो इंडिविजिबल थे हमारे, ठीक। तो ये बार्टर सिस्टम आया, इसकी वजह से इतने सारे इनके ऊपर लिमिटेशंस थे कुछ सारे, इसलिए हमको क्या करना पड़ा कि कहीं ना कहीं नई चीज़ को ढूंढना पड़ा, ठीक है। जो आपदा होती है, सर बेनिफिट भी था क्या कोई? बेनिफिट बिल्कुल था। सर अगर बेनिफिट में कोई पॉइंट आता है तो सर क्या लिख सकते हैं हाँ हम लोग? देखो बेनिफिट ऑब्वियस सी बात है कि एक्सचेंज हमारे लिए इजी कर दिया था इसने, हमको जब जिस चीज़ की ज़रूरत हुआ करती थी वो चीज़ हमको मिल जाया करती थी, हमको उसके बदले में पैसा नहीं कलेक्ट करके रखना पड़ता, तो कुछ चीज़ को स्टोर करके नहीं रखना पड़ता था कि हमको पैसे को बचा के रखना, सेविंग्स कहीं नहीं करनी पड़ती थी जाके हमको कि बैंक में हमको सेविंग्स करनी है, ऐसा करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो हमारे हाथ में वो सारी कंट्रोल आया करते थे। आज के टाइम में कंट्रोल बैंक के हाथों में, अगर हमारा पैसा भी है तो कंट्रोल किसके हाथ में? बैंक के हाथों में। तब हम लोग खुद के मालिक हुआ करते थे, कंट्रोल हमारे हाथों में रहा करता था। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। यस चलिए मनी की तो वैल्यू बता दी हम लोगों ने, मीडियम ऑफ सर एक क्वेश्चन है हाँ 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 सर, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में सर ट्रेड और बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है? इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में ट्रेड और बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा यस सर। देखो बेटा वैसे तो ट्रेड और बिजनेस सेम ही चीज़ है, ठीक है। ट्रेड और बिजनेस को अगर हम लोग देखें तो दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन अगर हम लोग ट्रेड और बिजनेस अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका मतलब ये हो गया, ट्रेड का मतलब ये होता है कि कोई भी एक एक्टिविटी ले लो, ठीक है, कि इनकम को हमको जनरेट करना है, ठीक। ट्रेड का मतलब क्या होता है? अगर कोई एक्टिविटी ऐसी जो आपकी इनकम को जनरेट करना चाह रही है और उसकी इनकम की जनरेशन की वजह से हमको क्या करना पड़ रहा है, सेलिंग करना पड़ रही है या सर्विसेज को हमको इधर से उधर एक्सचेंज करना पड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। किसको जनरेट करना है? यहाँ पे इनकम को जनरेट करने की बात हो रही है। लेकिन अभी यहाँ पे आपने बोला बिजनेस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, इनकम तो जनरेट वहाँ पे भी करना, इनकम जनरेट करना उनका भी है, लेकिन वहाँ पे एक मोटिव और ऐड हो जाता है, वो होता है गुडविल, ठीक है। क्या ऐड हो जाता है? गुडविल। मतलब आपको मार्केट के अंदर अपनी कुछ ना कुछ अहमियत भी बनानी है, वैल्यू बनानी है अपनी, ठीक है। तो वो जब बिजनेस पर्पज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके अंदर एक वर्ड और ऐड कर दो, उसको गुडविल कह दो। तो गुडविल के बेसिस पे जब हम लोग इनकम का जनरेशन करते हैं तो वो आपका बिजनेस, ये इकोनॉमिक बेसिस पे मैंने आपको डिफरेंस बताया, ठीक। वैसे तो ट्रेड और बिजनेस नाम किया। चलिए नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी जैसे हम लोग ने बात की थी, पहला तो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। अभी हम लोग के लिए बार्टर सिस्टम के बाद में इसने आसानी कर दी कि आपको कोई भी गुड्स चाहिए, आप गुड्स के लिए क्या करो? मनी को पे करो, मनी को पे करने के बाद में आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू की मनी के जो अभी हम लोग प्रॉब्लम देख रहे थे, स्टोरिंग वैल्यू की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आया करती थी। अब यहाँ पर स्टोर ऑफ वैल्यू भी हो सकता है, हम पैसों को ले जाके क्या कर सकते हैं? बैंक में जमा कर सकते हैं, पैसों को अपना पर्सनल हम लोग कहीं ना कहीं अकाउंट में सेव करके रख सकते हैं, पैसों को घर में सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। पैदों अगर ज़्यादा पैसा है तो उसको तकिए के अंदर सिल के डाल सकते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती थी, तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू हमारे लिए कहीं ना कहीं ईजी हो गया, ठीक है। मनी इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफॉल्ट पेमेंट, पेमेंट का कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड इसने क्रिएट कर दिया कि जो फ्यूचर पेमेंट्स है, जैसे जिसको हम लोग डाल सकते थे, जो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं होती थी, वो अभी हमको क्या करना है? अब हम तुरंत का तुरंत कैश में पे कर देते हैं, हम लोग डालते नहीं उस सब चीज़ों को। तो इसने इसके लिए कहीं ना कहीं पेमेंट हमारा जो स्टैंडर्ड था उसका पेमेंट को कहीं ना कहीं ईजी कर दिया, ठीक है। ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मनी आप लोग देख सकते हो, हिस्टोरिकली अगर हम लोग देखें तो ये सिक्के हुआ करते थे इस तरीके के कुछ ऐसे, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मनी हुआ करती थी, ठीक है। ये जो आपके सामने मनी दिख रही है, बार्टर सिस्टम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक। ये बार्टर सिस्टम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वो भी एक टाइप की मनी ही थी। आपको हम लोग मनी को उस टाइम पे ऐसे ही मान के चला करते थे कि ये उस टाइप की मनी है कहीं ना कहीं,
ठीक है। ऐसे बहुत से कॉइन्स थे, पहले कुछ टाइप के कॉइन्स चलते थे, आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ ऐसे सिक्के आप लोग को देखने को मिले होंगे। अगर किसी को कॉइन्स को कलेक्ट करने का शौक होगा तो वो देख रहा होगा कि बहुत पुराने टाइम से लेके आज के टाइम तक कितने सारी करेंसीज हमारी एक्सचेंज हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। और चेंज होने के बाद में आज उसने क्या फॉर्म ले लिया, ठीक। तो ऐसे बहुत सारी करेंसीज होती है। करेंसीज वगैरह जो है ना, अगर मिले मौका तो कलेक्ट किया करो। करेंसीज को कलेक्ट करने का मतलब है कि आप अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तक की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी एक अपनी मेमोरीज बना लो। वो सबसे अच्छी चीज़ है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो बहुत महंगी बिकती हैं वो। अगर आप एक फ़ाइल बना लो कॉइन्स वगैरह की, तो आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ओल्ड कॉइन्स को महंगा बहुत खरीदते हैं लोग, ठीक है। तो एक फ़ाइल होती है, वो फाइल जो होती है, मेरे पास में एक कलेक्शन है पूरा इसका कॉइन्स वगैरह का। तो उसके अंदर कॉइन्स जो पड़े हुए हैं वो 18वीं सेंचुरी से लेके आज की सेंचुरी तक के हैं। इवन कई सारी कंट्रीज़ के भी हैं, बहुत सारे कॉइन्स भी हैं, नोट्स भी हैं, वो सारे हैं। अगर आप उस फाइल की वैल्यू लगाने चलोगे तो वो फाइल की वैल्यूज़ ही लगा, वो छोटे छोटे कॉइन्स खरीदना शुरू किए थे और उनको कलेक्ट करते करते आज के टाइम में वो 10-20 लाख की फ़ाइल बन चुकी है ना। तो ये कॉइन्स वाला जो होता है ना, बहुत फ़ायदा करता है आपका। तो जिसको शौक होगा वो ये चीज़ें कर पाएगा। है ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मनी के बाद में मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। हर चीज़ पैसा है, पैसा ही पैसा है, ठीक। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी भी आप देख सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब ये क्या है, पैसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहाँ से बीच में आ गया और इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पहले हमारे पास में क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन था बार्टर सिस्टम के समय में जो ये चीज़ डिसाइड किया करता था कि अगर किसी ने 5 किलो गेहूँ लिया है तो तुमको उसके बदले में उसको 3 किलो चावल देना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं देते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उसके लिए तुम्हारे ऊपर ये एक्शन हो सकते हैं। ये सब चीज़ें पहले नहीं थी, ठीक है। इंसान क्या करता था, कहीं ना कहीं एक उम्मीद पे, एक भरोसे पे, एक ट्रस्ट के ऊपर, और आपस में कहीं ना कहीं डील करके ये सारी चीज़ें किया करता है। अभी हमारे पास में एक इंस्टीट्यूशन है, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो भारत के अंदर जितने भी टाइप की एक्सचेंज हो रही है मनी के फॉर्म में, जितने भी टाइप का एक्सचेंज हो रहा है, वो चाहे गवर्नमेंट या पब्लिक के बीच में हो रहा है, वो चाहे गवर्नमेंट या बैंक्स के बीच में हो रहा हो, या वो बैंक्स या पब्लिक के बीच में हो रहा हो, ठीक है। अगर इन सब के बीच में किसी भी तरीके का कोई एक्सचेंज हो रहा है मनी के फॉर्म में, तो आरबीआई ने गारंटी ली है कि इन सब के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा एंगल क्रिएट हम नहीं होने देंगे जिसकी वजह से किसी एक पार्टी को नुकसान हो या किसी एक पार्टी को फायदा हो, ठीक है। तो ऐसा हम किसी भी के साथ में नहीं होने देंगे। तो ऐसा एक इंस्टीट्यूशन बना हमारे देश के अंदर, वो इंस्टीट्यूशन 1935 के अंदर पावर के अंदर आया। कब आया भाई? 1935, ठीक है। 1935 का टाइम याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना। उसके बाद में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रीडम के बाद में क्या हुआ, इसको हमने क्या करा, एक नेशनल बैंक का कहीं ना कहीं दर्जा दे दिया, और ये ऐसा इंस्टीट्यूशन बना दिया कि भारत के अंदर जितना भी बैंकिंग सिस्टम होगा, ठीक है, वो जितने भी बैंक्स होंगे, टाइप्स ऑफ जितने भी बैंक हैं, चाहे वो आपके गवर्नमेंट बैंक्स हों, सेमी गवर्नमेंट बैंक्स हों, प्राइवेट बैंक्स हों, या जो भी आपके बैंक्स हैं, वो सारे के सारे अंडर कंट्रोल ऑफ आरबीआई है, ठीक है। आरबीआई इनको कंट्रोल करता है। आरबीआई क्या करता है, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को नीड होती है, मनी की नीड होती है, गवर्नमेंट किसके पास जाता है, गवर्नमेंट पहले बोलता है कि आरबीआई से अगर कुछ नीड्स हैं या लॉस हैं हमारे, तो उन लॉस को आप फुलफिल करो, आरबीआई से बोलता है। तो आरबीआई कोशिश करता है कि चलो ठीक है, अगर ऐसे लॉसेस हो रहे हैं तो हम आपके लॉसेस को फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन सर्टेन लिमिट तक, एक सर्टेन अमाउंट तक हम आपके लॉसेस को फुलफिल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिर फॉरेन जितने भी हम लोग लोन्स वगैरह लेते हैं, वो सारे क्रेडिट्स वगैरह होते हैं फॉरेन से, मतलब बाहर से उधारी जो हम लोग लेते हैं, वो सारी की सारी हम लोग लेना शुरू करते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे ऊपर फॉरेन जो कह सकते हो आप एक तरीके से उधारी है, वो थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद में हम लोग फॉरेन से जाके कहीं ना कहीं चीज़ें लेना स्टार्ट कर दें। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तो चीज़ें गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए बनी है। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, जिस कंडीशन में, जैसे कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम के समय में क्या करा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत फंड कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया कि अभी ज़रूरत है देश को, और देश की ज़रूरत के समय हम आपकी इस चीज़ में हेल्प करने को तैयार हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल सिस्टम जितना भी वीक हो रहा था, तो वो कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पास से पैसा देकर उसको संभालने की कोशिश करी, ठीक। अब क्या होता, दूसरा काम ये होता कि बैंकिंग सेक्टर,
बैंकिंग सेक्टर क्या होते हैं, बैंकिंग सेक्टर टोटली डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर और जनता के ऊपर, पब्लिक के ऊपर। और बैंकिंग सेक्टर इनके ऊपर जब डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है तो बैंकिंग सेक्टर के लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कि कुछ लोग होते हैं जैसे फ्रॉड हो जाता है, आपने देखा विजय माल्या से लेके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, नीरव मोदी वगैरह। तो ऐसे लोगों ने क्या करा कि पैसा लेके यहाँ से भाग गए। अब पैसा लेके भागने के बाद में बैंक को लॉस हुआ। जब बैंक को लॉस होगा तो उस लॉस की रिकवरी करने के लिए किसको बनाया गया, कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन बैंक की लॉसेस की रिकवरी करने के लिए है। अगर बहुत बड़े लॉसेस होते हैं उसमें बैंक की गलती नहीं है अगर, तो आरबीआई उसकी रिकवरी करने के लिए तैयार रहता है, जिससे कि बैंक शटडाउन ना हो और पब्लिक उससे निराश ना हो, परेशान ना हो। तो उसके लिए हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, रोल्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। कि मेन फंक्शन इसका क्या है कि बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग रेगुलेशन जितना भी भारत के अंदर है उस बैंकिंग रेगुलेशन को बहुत अच्छे से और प्रॉपरली चलाना। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसका काम। देखिए एक टर्मिनोलॉजी आपके सामने और आ रही है, डिमांड डिपॉजिट्स या अनदर फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि एक हमारे पास में डिमांड डिपॉजिट भी है, हम इसको एक दूसरा फॉर्म ऑफ मनी भी कहते हैं। क्यों कह रहे हैं इसको दूसरा फॉर्म ऑफ मनी, क्या है ये? चेक। चेक है, चेक है। अगर हमारे पास में पैसा नहीं है, हमारे पास में पासबुक है या चेक बुक है हमारे पास में, हम उस चेक बुक को जाके सीधा दे दें उठा के किसी पर्सन को, वो बैंक में जाके कैश करा लेगा, उसको पैसा मिल जाएगा उसके बदले में। तो डिमांड डिपॉजिट भी तो एक टाइप की मनी हो गई हमारी। ठीक, तो ये कैश सिस्टम क्या है, जो चेक सिस्टम है हमारा, चेक सिस्टम कैश सिस्टम को कहीं ना कहीं क्या करता है, एक्सचेंज कर देता, बदल देता। उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक और ले सकते हो आप इसका। हाँ, यस यस सर ऐसा क्यों होता है कि सर जो हमको कोई जैसे कि ऐसी कंपनीज होती है जो केवल डीडी में एक्सेप्ट करती हैं अमाउंट्स को, चेक भी नहीं लेती हैं, कैश भी नहीं लेती हैं। सिर्फ डीडी में जो ऐसा क्यों? एक्सेप्ट करती है, कुछ कंपनी तो होती हैं जो सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स में ही एक्सेप्ट करती हैं, ये बोल रहे हो? यस सर। अच्छा यस सर। हाँ, तो देखो कुछ कंपनी जैसी होती हैं कि आपका सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर एक्सेप्ट करती है। उसका फ़ायदा होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि कुछ बैंकिंग से बैंक्स होते हैं, वो बैंक्स जो होते हैं जब चेक वगैरह आप ज़्यादा कैश कराते हो उनसे, तो चेक वगैरह कैश कराने में आपके कुछ टैक्सेस काटते हैं। ठीक, चेक ज़्यादा टैक्स कटता है, एटीएम से पैसा निकालो, दूसरी तरफ आप चेक से पैसा निकालो, तो चेक पे पैसा आपको ज़्यादा कहीं ना कहीं टैक्स लगता है। अब इनका क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं इनकी कहीं ना कहीं एक तरीके से डीलिंग होती है उन बैंक्स के साथ में कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चेक प्रोवाइड करेंगे और वो चेक्स आपके पास में आएंगे, बैंक को काम मिलेगा ज़्यादा, बैंक के पास ज़्यादा चेक आएंगे, तो उससे बैंक का प्रॉफिट होगा। बैंक उस प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट करेगा, वो प्रॉफिट को उस कंपनी के अंदर भी कन्वर्ट करेगा जिस कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा चेक्स उसको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो एक रीजन। सर हाँ यस यस सर, बट चेक भी नहीं ले रहे हैं सर। जैसे कि कुछ कंपनीज होती हैं जो चेक भी लेने से मना कर देती हैं, कहती हैं हम केवल डीडी लेंगे, तो उस ऐसा क्यों होता है? चेक्स भी लेने से मना कर रही हो बेटा, उसका मतलब ये है कि देखो एक सर्टेन अमाउंट होती है, फिर हम लोग अमाउंट पे आ जाते हैं। फिर अगर देखते हैं कि अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है, कुछ ऐसा है, तो वो अमाउंट के हिसाब से फिर उस चीज़ को लेना शुरू कर देते हैं। छोटी अमाउंट है तो चेक चल जाएगा, कैश चल जाएगा, सारी चीज़ें चल जाएंगी। लेकिन जब बड़ी अमाउंट की कुछ ऐसी बात होती है तो उसमें गारंटी लेनी पड़ती है। गारंटी डायरेक्ट बैंक से गारंटी मिल जाती है कि उस बैंक ने इशू करा, तो ये गारंटी बैंक की है कि मेरे को उस चीज़ में किसी तरीके का फ्रॉड नहीं होगा, है ना। कैश ले लो, अगर कैश की फॉर्म आ जाए तो फ्रॉड से बचने के लिए इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये डिमांड हो सकता है। बैंक और सर कुछ ऐसा भी होता है कि सर ऐसे चेक बाउंस का भी कभी कभार प्रॉब्लम हो जाता है, तो उससे भी बचने के लिए लोग कहते हैं कि आप सीधे मुझे डीडी दे दीजिए। हाँ, चेक बाउंस होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। ठीक है, हाँ सर, ओके, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक, चलिए अब ये देख लेते हैं हम लोग कि ये क्या है भाई आपका, कि बैंक्स की लोन जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बैंक आपको लोन देता है, वो बैंक आपको लोन कितने तरीके से दे सकता है। बैंक आपको लोन 3 तरीके से दे सकता है। ठीक है, बैंक के पास अगर हम लोग जाएँ, जो हम लोग लोन की बात करते रहते हैं कि वो लोन है क्या, जिस लोन की बात हम लोग कर रहे हैं, हमको पैसा चाहिए, ज़रूरत के समय हमको पैसा मिल जाए, वही लोन होता है। और वो पैसे के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, पहले बैंक के पास में जाते हैं। बैंक अगर हमको पैसा दे देता है, बहुत अच्छी बात है। तो वो बैंक्स के लोन जो होते हैं वो किस किस तरीके के होते हैं। पहला तो आपका क्या है भाई, पर्सनल लोन। अगर पर्सनल लोन की बात करें हम लोग, तो ये कैसा लोन है भाई, बताओ।
पर्सनल लोन की अगर हम लोग बात करें, मतलब सर जो हम अपने नीड्स के लिए ले रहे हैं, अपनी पर्सनल नीड्स के लिए, अपनी पर्सनल, जैसे घर बनाने के लिए। अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि हमको क्या चाहिए, घर बनाना है, सर कार लेने के लिए। कार लेना है, घर बनाना है, या हमको स्कूल में किसी एडमिशन लेना है, कुछ भी करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पर्सनल लोन लेंगे। हम सीधे जाएंगे बैंक में। हाँ बोलो। सर बाहर घूमने का कोई लोन होता है? बाहर घूमने का लोन लेके बाहर जाना है क्या तुमको, हैं? नहीं सर, पूछ रहा हूँ। बाहर जाने का, घूमने का, टूरिज्म वाला लोन ऐसा वीज़ा वगैरह पे होता है, लेकिन वो जो होता है ना, उसका कंट्रोल जो होता है, वो कंट्रोल जो होता है आपके हाथ में नहीं होता है। टूरिज्म वीज़ा के ऊपर कुछ लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कह सकते हो ख़राब आइडिया अगर आप इसके लिए लोन अप्लाई भी करते हो। वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस वाला होता है, हर चीज़ के लिए लोन है भारत के अंदर, ठीक है। तो ये सेकंड वाला है जैसा पर्सनल लोन के अलावा बिजनेस लोन। अगर आपको कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना है, कुछ भी स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आप लोग बिजनेस लोन लेते हो, ठीक है। और जब हम लोग बिजनेस लोन के लिए जाते हैं, तो बिजनेस लोन के लिए जाने के बाद में, जैसे पर्सनल लोन के लिए अगर आप गए, आपने बोला उनसे कि हमको इतना लोन चाहिए, 5 लाख रुपए का लोन दे दो, तो गवर्नमेंट बैंक आपको लोन देगा। लेकिन क्यों देगा, किसी एक सिक्योरिटी पे देगा या ऐसे ही दे देगा? बैंक को सिक्योरिटी मांगेगा आपसे या ऐसे दे देगा? सिक्योरिटी तो मांगेगी। कैसे सर कुछ तो मांगेगा ही। क्या सिक्योरिटी मांगेगा? सर सर कुछ गिरवी रखने को। सर कुछ घर आपको रखना पड़ेगा सर, बैंक के हवाले, पेपर्स पीछे। अच्छा देखो, जब पर्सनल लोन की बात होती है, तो पर्सनल लोन का मतलब ये होता है कि आप जाएंगे, जाके अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद में आपको लोन मिल जाएगा। ये उसकी विल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ आपको किसी तरीके की श्योरिटी नहीं या एश्योरिटी नहीं देनी पड़ती है, तभी इसको पर्सनल लोन कहा जाता है कि मेरे पर्सनल एक्टिविटीज़ के लिए, कि मेरे को घर बनवाना था या ये चीज़ें करनी थी, हमको सिर्फ पेपर्स दिखाने हैं जाके। जैसे मुझे अपनी पढ़ाई के लिए लेना है लोन, ठीक है, डिग्री के लिए लेना है मुझे लोन, मैं उनसे बोलूँगा सर मेरे को डिग्री करनी है, मेरी डिग्री करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए मुझे लोन दे दीजिए, मैं डिग्री जैसी कंप्लीट होगी उसके बाद में आपको वापस कर दूँगा, ठीक है। तो वो डिग्री वगैरह करने के लिए, एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए वो आपको क्या करेंगे, एक लोन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब डिग्री वाले लोन में क्या होता है, अगर आप पैसा वापस नहीं करोगे उनका, तब वो आपके बाद में डिग्री जब्त कर लेते हैं, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स को जब्त कर लेते हैं, वहाँ पे खतरा रहता है, ठीक है। लेकिन पर्सनल लोन के अंदर क्या है, पर्सनल लोन के अंदर ऐसा होता है कि आप धीरे 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 करके उनका पैसा रिटर्न करते रहोगे, कुछ एक कहीं ना कहीं स्लॉट्स के अंदर, कि पहले 10,000 दे दिए, फिर 20,000 दे दिए, 40,000 दे दिए, ऐसे करके पर्सनल लोन के अंदर इस टाइप की कोई एश्योरिटी नहीं। बिजनेस लोन की बात करते हैं जब हम लोग, तो जो बिजनेस सेटअप आपने स्टार्ट किया, जो भी स्टार्टअप आप शुरू कर रहे हो, जैसे गवर्नमेंट आपको लोन दे रही थी, एमएसएमईज का मैंने जैसे एग्जांपल बताया, ठीक है। तो एमएसएमईज के अंदर गवर्नमेंट आपको लोन दे रही है, अपना बिजनेस स्टार्ट करो। ऐसी बैंक्स भी आपको लोन देते हैं कि लोग इस बिजनेस के लिए आपको चाहिए, हम इसके लिए आपको लोन दे देते हैं, लेकिन इस बिजनेस के लिए लोन देने के बाद में आपको हमको पैसा इतने टाइम में हमको रिटर्न करना पड़ेगा, तो वो स्टार्टअप के लिए। अब ये वाला जो है मोर्टगेज लोन, ठीक है। अब ये मोर्टगेज लोन का मतलब ये होता है कि हमको लोन चाहिए, ठीक है, हमको लोन चाहिए किसी भी पर्पस के लिए, XYZ कोई भी पर्पस हो सकता है, उस पर्पस के लिए लोन चाहिए हमको, तो हमसे बैंक सिक्योरिटी मांगेगा। बैंक बोलेगा कि हम आपको लोन दे देंगे। बैंक ने बोला, इन्होंने बोला कि मेरे को सर बाइक खरीदनी थी, अब बाइक खरीदने के लिए मेरे को लोन चाहिए, ठीक। तो बाइक खरीदने के लिए लोन चाहिए, बाइक को छोड़ दो, अगर बहुत बड़ा एग्जांपल अगर हम ले लें कि कोई बहुत बड़ा व्हीकल खरीदना है या कोई बहुत बड़ा प्लॉट खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उसको लेके जैसे ये लोन लेने जाएंगे, तो लोन लेते समय बैंक इनसे बोलेगा हम आपको लोन दे देते हैं, लेकिन आपको एज अ सिक्योरिटी कुछ ना कुछ हमारे पास में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब वो सिक्योरिटी क्या हो सकती है, सिक्योरिटी में आपकी क्या हो सकती है, मार्कशीट हो सकती है। मार्कशीट मतलब आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया या कुछ भी टाइप के सर्टिफिकेट्स आपके अंदर जो थे, वो सर्टिफिकेट्स आप सबमिट कर दो उसके पास में। या दूसरी चीज़ क्या करो, प्रॉपर्टी, जो आपकी प्रॉपर्टी है, घर है वगैरह, ये सारी चीज़ें, इनके पेपर्स ले जाके इनके पास में सबमिट कर दो। अगर आप ये पैसा वापस नहीं कर पाते हो बैंक को, तो बैंक आपकी ये प्रॉपर्टी को, चाहे मार्कशीट्स हो, चाहे आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, उसको जब्त कर लेती है, ठीक है। ये कहलाता है मोर्टगेज लोन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोर्टगेज लोन्स क्या होते हैं आपके, ठीक है। तो जिसके ऊपर क्या करे, बैंक आपको लोन देने के बदले में किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी को सबमिट करा ले, और वो प्रॉपर्टी कैसे हो, सिक्योरिटी की तरह उस प्रॉपर्टी को सबमिट करा दिया जाए, तो वो कहलाता है आपका मोर्टगेज लोन।
ठीक है, चलिए इसके बाद में कैश रिजर्व या क्रेडिट वगैरह ये सब तो मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, इसके अंदर कुछ आएंगे आपके कोलेटरल सिक्योरिटी वगैरह या मोड ऑफ पेमेंट वगैरह, इन सब की बात करेंगे हम लोग, आराम से बात करेंगे। अभी थोड़ा टाइम आप लोग का ओवर हो गया क्लास का। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को किसी तरीके का तो अभी कंफर्म कर लो। इसके बाद हाँ बताएं। सर जैसे कोई पर्सन है सर, वो खूब ढेर सारा पैसा लेके सर अगर फॉरेन चला जाए तो सर बैंक ले ले, तो सर उसके ऊपर कोई कुछ होगा क्या एक्शन लिए? बिल्कुल एक्शन होते हैं। जो लोग पैसा लेके भाग रहे हैं, पहली चीज़ तो उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है। जितनी प्रॉपर्टी है सारी की सारी इंडिया में कुछ तो नहीं सर, हाँ लेकिन सर कुछ हो ही ना उसके पास इंडिया में, सर उसने नकली पेपर दे दिए हों तो उसको फिर अरेस्ट किया जाएगा। कहाँ भागेगा वो? कहीं से तो पता लगेगा कि वो कहीं तो भागेगा, कहीं तो कोई तो जगह होगी ऐसी जहाँ से उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अगर वो इलीगल करके कुछ भी ऐसी चीज़ें भागा होगा तो पहली तो चीज़ इंडिया के अंदर उसका कुछ ना कुछ होगा जिसको हम लोग जब्त कर सकते हैं। अगर वो उस वैल्यू का नहीं है जितनी वो वैल्यू लेके भागा है, तब हम क्या करेंगे, जिस भी कंट्री में वो भागा होगा, जिस भी प्लेस पे जा भागा होगा, हम उस गवर्नमेंट से उसकी पूरी की पूरी एक रिपोर्ट देंगे उस गवर्नमेंट को और बोलेंगे कि इस पर्सन को आप हमारे हवाले कर दीजिए क्योंकि ये इंडिया में क्राइम करके भागा है। तो उसको वो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके हवाले कर देती है और फिर आप उसको अपने हिसाब से पनिशमेंट दे सकते हो। ऐसा होता है, ऐसा बहुत से केसेस में होता है। लेकिन कुछ केसेस आप लोगों ने सुने होंगे जैसे नीरव मोदी, मुकुल चौकसी वगैरह, ये सब लोग क्या है, ये लोग अरेस्ट नहीं किए गए। ठीक है, या विजय माल्या वगैरह आज तक लौट के नहीं आए। ये लोग बैंक के साथ फ्रॉड करके गए और फ्रॉड करके भाग गए। सर फ्रॉड करके सर ये सारे जो फ्रॉडर्स होते हैं सर, ये सब लंदन ही क्यों चले जाते हैं, बाहर और कोई कंट्री क्यों नहीं जाते हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है और इसका बहुत बढ़िया आंसर भी है। आंसर इसका ये है कि ये लोग लंदन या इंग्लैंड के अंदर इसलिए जाते हैं क्योंकि लंदन इंग्लैंड के अंदर एक रूल है। वो लोग क्या है, बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक पर्पस को ज़्यादा ऊपर रखते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोग का मानना ये है कि पर्सन आए हमारे यहाँ आके पैसा इन्वेस्ट करे और जैसे ही वो इन्वेस्ट करेगा हमारी इकोनॉमी ग्रो करना शुरू हो जाएगी। तो इंग्लैंड के अंदर एक रूल चलता है लंदन के अंदर कि अगर किसी पर्सन ने आके हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया, इवन वो क्रिमिनल क्यों ना हो, अगर वो क्रिमिनल है या किसी भी कंट्री में क्राइम करके भी आया है, तो अगर वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर देता है आगे, तो उस इन्वेस्ट करने के बदले में हम उसको तमाम तरीके की लीगल प्रोसीडिंग से बचा लेंगे। ये इंग्लैंड उनको प्रोटेक्शन देता है, इसलिए लोग कहाँ भागते हैं फ्रॉड करके, सीधा इंग्लैंड भागते हैं। ठीक है सर जैसे किसी पर्सन ने फ्रॉड किया 25 की एज में और सर अगर 50 साल तक सर वो इंग्लैंड ही में रहा और पकड़ में नहीं आया, उसके बाद सर आ गया वापस इंडिया, तो सर उसके साथ क्या होगा सर, तब भी उसको अरेस्ट कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी एज जो होती है आपकी वो डिसाइड थोड़ी करती है क्राइम आपका खत्म हो गया। क्राइम आपने किया था, चाहे आपको 10 साल बाद पता नहीं सर, वो फाइल क्लोज हो जाएगी। नहीं, फाइल क्लोज नहीं होती है। फाइल तो बंद है। फाइल बिल्कुल क्लोज नहीं होगी। जब वो 25 साल के बाद में वापस आएगा तो 25 साल के बाद में वापस से फाइल ओपन होगी उसकी। ठीक है, कि ये पर्सन ये चीज़ें करके भागा था, वो हिस्ट्री में कहीं ना कहीं तो लिख गया ना, डॉक्यूमेंट्स में उसको फाइल कहीं ना कहीं चल रही है ना। जैसे ही वो वापस आएगा उसके साथ में ये केस होगा। और ये क्रिमिनल माइंड मत चलाओ, दिक्कत कर देगा। नहीं सर, पूछ रहा हूँ। पूछ सकते हो, चलाना मत ये सब में। सर मार्कशीट एज अ सिक्योरिटी रखने का क्या मतलब है सर? उसकी सर रियल वर्ल्ड में कोई वैल्यू तो नहीं है? बिल्कुल वैल्यू है। Yes, sir. वैल्यू बिल्कुल है बेटा। मार्कशीट को अगर आप रख दो बैंक के पास में, बैंक आपकी मार्कशीट जो है या जो भी चीज़ें हैं, कल को आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हो, इंटरव्यू देने जाते हो, तो वो मार्कशीट या डिग्री आपकी सबसे पहले देखता है। किसी भी कंपनी के अंदर सर हमारे लिए वैल्यू है सर, बैंक के लिए तो कोई वैल्यू नहीं है सर। अगर मान लीजिए सर हम लोग अपना लोन रीपे करने में फेल हो जाते हैं सर, वो मार्कशीट सर क्या करेंगे? सर मार्कशीट से सर ये फायदा होता है कि बैंक ये देखते हैं कि आप कितने एजुकेटेड हो बेसिकली। नहीं, दूसरा भी होता है, दूसरी चीज भी होती है। और जॉब इंटरव्यूज के लिए भी हम लोग को मार्कशीट, जॉब और के लिए भी हम लोग को मार्कशीट दिखानी पड़ती है। और जब मार्कशीट हमारी बैंक के पास होगी तो वो जॉब भी फिर हम लोग दूसरी नहीं ले पाएंगे, मतलब ऐसा स्विच नहीं कर पाएंगे। सर डुप्लीकेट एकदम बढ़िया से सर डुप्लीकेट करा देंगे सब। कितना क्रिमिनल माइंड चलता तुम लोगों का, मतलब अच्छे काम नहीं करने हैं, कुछ ना कुछ ऐसा डबल स्टैंडर्ड कर लेंगे। बैंक इसीलिए तो मार्कशीट आपकी बचा के रख लेता है कि अगर इसने मेरा पैसा वापस नहीं किया, इसने मुझे बर्बाद करने की कोशिश करी, उससे पहले मैं इसे बर्बाद कर दूंगा।
ठीक है, इसलिए बैंक आपकी मार्कशीट जमा करके रख लेता है। आप तो उसका 10-20 लाख लेके भागोगे, वो आपका पूरा फ्यूचर लेके भाग जाएगा, क्या करोगे फिर आप? ठीक है। और जो आप कह रहे हो कि डुप्लीकेट बनवा लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, कल को किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो उसकी बहुत तगड़े से स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग का मतलब पूरे भारत के अंदर पता लग जाएगी ये चीज़ जाके कि आपकी मार्कशीट जमा है बैंक के पास में और बैंक से भी आपने वापस नहीं ली है, तो आप क्या है, डिफॉल्टर कहीं ना कहीं काउंट होगा और आपकी जॉब चली जाएगी आपके यहाँ से। ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट सर बैंक को तो उससे कोई सर फाइनेंशियल सर कुछ इनकम नहीं ना मिल रही सर मार्कशीट से। सर हम लोग को लॉस हो रहा है सर, वो ठीक है सर, बट बैंक को क्या प्रॉफिट हो रहा है सर? बैंक एज अ सिक्योरिटी उसको बैंक को बिल्कुल प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपकी मार्कशीट बहुत वैल्यू रखती है। आप कभी भी मार्कशीट छोड़ के कभी भी या डिग्री छोड़ के उस पर्सन के पास में जा ही नहीं सकते, एकदम नहीं जा सकते। आप बिल्कुल भी अपनी मार्कशीट या डिग्री को, वो आपका फ्यूचर है, पूरा फ्यूचर आपका डिपेंड करता है। ये चीज़ आप कभी सोचना भी मत कि हमने मार्कशीट या डिग्री पे लोन ले लेते हैं और लोन लेके गायब हो लेते हैं, हमको क्या करना ही है मार्कशीट या डिग्री का। मार्कशीट डिग्री आपका फ्यूचर होता है, वही आपकी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी होती है एक तरीके से। तो बैंक इसीलिए आपकी सिक्योरिटी जमा कराता है और मार्कशीट पे जब वो लोन देगा आपको, तो वो लोन भी उसी पर्पस के लिए देगा जिस पर्पस के लिए आपने कहीं ना कहीं, या तो एजुकेशन पर्पस के लिए देगा, उसने भी अपने पर्पस स्लॉट को डिसाइड करके रखे हैं ना, वो भी तो देखेगा आपका क्या है, बैकग्राउंड क्या है, आप चाहते हैं क्या हो करना। अगर आप वो मार्कशीट रख के सोचो कि मैं अगर जो डिफॉल्टर्स हैं सर, जो इंडिया छोड़ के जा चुके हैं सर, अगर वो अपनी मार्कशीट एज सिक्योरिटी रखते सर, अब उनके लिए वो मार्कशीट की क्या वैल्यू रह गई है? वो मार्कशीट की वैल्यू ये रहेगी, पहली चीज़ तो उनको अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है, उनको पकड़ा जाएगा। पहली अगर बात वो लेके भागे, कुछ ऐसा हुआ तो उनको अरेस्ट किया जाएगा। और दूसरी चीज़, मार्कशीट रखने की वजह से आपको 10 करोड़ का लोन नहीं मिल जाएगा, ठीक है। मार्कशीट रखने की वजह से आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इतना लोन मिलेगा, इससे ज़्यादा लोन नहीं मिलता आपको। तो अगर इसमें बैंक का लॉस भी हो गया तो ये बैंक रिकवर कर लेता है, वो जल्दी कर लेता है। लेकिन आपके खिलाफ जो होंगी लीगल प्रोसीडिंग्स भी होंगी, लीगल प्रोसीडिंग्स के अलावा आपको अरेस्ट करके कहीं ना कहीं फिर आपको ये सब पैसा भी वापस करना पड़ेगा, प्लस फाइन आपके ऊपर अलग से लगेगा। तो ये सब चीज़ें से कैसे भी इंसान बच सकता है, ये तो करना ही पड़ जाएगा ना उसको। वो करोड़ों की प्रॉब्लम होती है तब लोन के। और सर बिना मार्कशीट के हमारा पासपोर्ट भी नहीं बनता है सर, सबसे बड़ी बात सही है। कुछ नहीं बनेगा मार्कशीट के बिना, कुछ भी नहीं बन सकता। हाँ सर। सर अगर हम लोगों ने बैंक में हम लोगों ने बहुत ज्यादा अमाउंट 30-40 लाख रुपए रख दिए और सर बैंक तो पैसे लेके फरार हो गया, तो सर हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। आप कुछ नहीं करोगे, आरबीआई का सर इसीलिए तो आरबीआई है सर, इसीलिए तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे राइट को वही तो रिजर्व करता है। आरबीआई के नॉर्म्स पढ़ोगे तो आरबीआई गारंटी लेती है कि अगर कोई बैंक ऐसा फ्रॉड करके आपके पैसे लेके भागता है तो उसकी गारंटी हमारी है, वो हम रिटर्न कराते हैं। ठीक है सर, यस बैंक में जैसे कि किया था सर, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर भी प्रॉब्लम हुई थी, लोगों को उनके पैसे नहीं मिल पा रहे थे, तो ये रिकवरी सारी की सारी आरबीआई ने की और लोगों को उनके पैसे मिलाए। तो ये सब चीजें होती हैं। सर गोल्डन वीजा ऑफ लंदन सर एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? गोल्डन वीजा ऑफ लंदन का भी करोगे क्या? किसी भी तरीके से रिलेवेंट है नहीं आपके लिए, तो इसको जो है ना अभी रहने दो, बाद में करेंगे एक्सप्लेन, एकदम करेंगे। सर बता दीजिए सर प्लीज सर बता दीजिए सर, 5 मिनट में। टाइम देख रहा हूँ, तुम लोग जाने नहीं दोगे मेरे को, है? अरे सर जाइए सर, गुड नाइट। मैं तो यहाँ पे जो हूँ बाहर से हूँ, तुम लोग तो सब घर में बैठे हुए अपने, हैं? चलो ठीक है, ये सर आप जाइए, कोई बात नहीं। अभी जाओ। सर ठीक है सर, कल जो है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये देखो एक बहुत छोटा सा पॉइंट बता के चला जा रहा हूँ। अब आपने पूछा तो मैं निराश नहीं करूँगा। गोल्डन वीज़ा ऑफ लंदन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप लंदन के अंदर रहने के लिए एक वेल्दी लाइफ, एक रिच लाइफ के लिए जब अप्लाई करते हो, उस वीज़ा को हम लोग गोल्डन वीज़ा ऑफ लंदन कहा जाता है, ठीक है। मतलब आप वहाँ पे ऐसा ओके सर, ओके।